बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम, आज इंसार अब्बासी साहब ने जंग और जियो ग्रुप के अंदर एक स्टोरी को शाया किया जिसमें उन्होंने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों के हवाले से बहुत ताम इंकशाफात किए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि उन्हें अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बेहतर करने चाहिए और दोनों जानिब से ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो होती हुई नजर भी आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और ये मामला किस जानिब जा रहा है। रहाई का अमल शुरू हुआ है और सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। सोमवार को क्या कुछ हो सकता है और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट राब्ता किया, यह तमाम तर डिटेल्स वहाँ हकाइक और वहाँ सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पीडीएम वालों की शामत आई है और ये ग्रैंड ऑपरेशन किसके खिलाफ है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात मौसूल हुई हैं, वो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है कि अब हालात यकसर तब्दील हो रहे हैं। जैसी हुकूमत गई थी मैंने आपको बताया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट का जो मिजाज है उसमें आप तब्दीली देखेंगे और हालात तब्दील होंगे तो वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर साहब का इमरान खान साहब से बराह रास्त राब्ता हुआ है, क्या पैगामात पहुंचाए गए हैं, इमरान खान साहब ने उस पर क्या जवाब दिया, वो भी आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है। ये तमाम तर डिटेल्स हकाइक और सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने एक बड़ी खबर रखना चाहता हूं कि मुल्क की सलामती के इदारों और सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब जनाब ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि जनाब मुल्क की सलामती के इदारों यानी कि जो आईएसआई के अफसर, यानी कि जिसमें मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का आपने नाम लिया, आपने उसका नाम क्यों लिया? इमरान खान पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ। अब मजीद लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा जिसमें वो रहनुमा भी शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। मुकदमे में हमाद अजहर, कासिम सूरी, आजम सवाती और उमर सरफराज चीमा को नामजद किया गया है। इसके अलावा मुसरत जमशेद चीमा, अली जैदी और फवाद चौधरी के नाम भी मुलजमान की फहरिस्त में शामिल हैं। और मुकदमे के मतन में यह कहा गया है कि मुलजमान ने सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। एफआईए हुकाम का कहना है कि तमाम रहनुमाओं को वजाहत के लिए तलब किया गया है। कोई भी रहनुमा तलबी के बावजूद भी पेश नहीं हुआ तो मुलजिमान के खिलाफ शहादत की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। यानी कि अब इनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जो बात नहीं मान रहा उनका ब्लैकमेल किया जाएगा। तो अब एक और बड़ा वार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है किया जा रहा है। और आपको मैंने बताया था कि इलेक्शंस को मनसूख करवाना है, मुलतवी करवाना है और ये प्लान जो है वो लंबे अरसे के लिए केयर टेकर सेटअप जो है उनको लाने की पूरी तैयारी थी और वो आए भी हैं। और ये सारा कुछ कंट्रोल कौन कर रही है? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। अनवर हक काकड़ साहब किन की पर्ची हैं ये भी आप सबको पता है। तो जनाब अब ये इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी खबर आई है कि मुल्क भर में 475 शुमारियाती ज़िला और 3265 शुमारियाती चार्जेस जो हैं वो मुल्क भर में पाए जा रहे हैं। तो इस सब के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियों के मामले पर पेश रफ्त हुई है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई मरदमशुमारी जो है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है। और अनवारुल हक काकड़ साहब आए और इनका काम आज उन्होंने कहा कि मैं कल हंगामी इजलास तलब कर रहा हूँ। जो बिजली के बिलों में मामला जो आपने देखा कि एक घर में एक पंखा चलता है उसका 75,000 बिल है, तो इस कदर अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। भाई आपका काम ये नहीं है, आपका काम बिल्कुल आपने गरीबों को जो कुछ आपको हो रहा है वो तो जनाब नाकाबिल तलाफी नुकसान है। जो कुछ गरीबों पर एटम बम फेंका जा रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को आए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, इन्होंने किसके लिए काम, इन्होंने कौन सा ऐसा इजलास बुलाया, सिक्योरिटी के लिए क्या इजलास बुलाया, क्या इलेक्शन के लिए इजलास बुलाया, क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया मार्शल लग चुका है, इसको इम्पोज कर दिया गया है। और फिर जनाब इस सब के अंदर वफाकी इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वफाकी इदारा शुमारियात ने हल्का बंदियों के लिए सीनियर सेंसिस इजला और शुमारियाती चार्जेस और सर्कुलर ब्लॉक्स की तादाद इलेक्शन कमीशन को रिसाल कर दी है। तो जनाब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि जनाब नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है इलेक्शन होंगे और इट मीन्स कि जनाब अब जो इलेक्शन हैं वो फरवरी 2024 तक इसको डिले कर दिया गया। ये तो पत्थर पर लकीर, लेकिन उसके बाद कितने डिले होंगे ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। और ये भी कहा जा रहा है कि
कि 2024 भी इलेक्शन का साल नहीं है और इसको भी पाकिस्तान में बगैर इलेक्शन के से जो है वो गुजारा जाएगा, क्योंकि कल्ट फॉलोइंग है, लोग इमरान खान साहब को वोट देंगे। जो किंग मेकर वोटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 4 करोड़ है, जो कि 18 साल से 22 करोड़ तक के लोग हैं जो नौजवान हैं, वो अब यही किंग मेकर होते हैं और इन्होंने जनाब फैसला करना है और ये साबित करेंगे और इन्होंने वाज़ेह करना है कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब के साथ कौम जो है वो खड़ी हुई है, तो अब ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है और अगर इन्होंने रिस्क ले लिया तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इन सब पर रंदा फेर कर रखते हैं कि ये चीज़ें एस्टैब्लिशमेंट को पता है, ये इदारों के पास रिपोर्ट मौजूद हैं, ये तमाम तर सर्विस भी उनके पास मौजूद है कि आपने अगर इलेक्शन करवा लिए, अगर आपने 1% भी रिस्क ले लिया तो इमरान खान साहब और बल्ले का निशान आप सबको ऐसा मारेगा, ऐसी आपको मार मारेगा तो आपको पूरी जिंदगी जो है वो याद रहेगी कि किसी ने आपको मार मारी थी। तो जनाब ये सारी चीज़ें तो हैं, वो तो एक जानिब हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर का पीडीएम के खिलाफ एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो ऑपरेशन हो गया, उनको उनकी पूरी पार्टी को इन्होंने खुडे लाइन लगा दिया, लेकिन फिर भी इमरान खान जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी डाल दिया, शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर है, असद उमर साहब रेलेवेंट हो गए हैं और जितने भी जो मेन फेसेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सब रूपोश हैं। ये चीज़ें आपके लिए समझना जरूरी है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो सारा कुछ आपने देख लिया। लेकिन जनाब आज ये सईद समर अब्बास साहब हैं, सहाफ़ी हैं, हमने उसके इन्होंने दावा किया है कि सिस्टम से मिलने वाले जो सिग्नल्स हैं वो बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सियासी जमातों को करप्ट नासिर से पाक करने के लिए एक क्लिनजिंग ऑपरेशन शुरू होने वाला है। यानी कि अब ये चीज़ें किस जानिब जाएंगी, देखें कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो तोड़ दिया, अब जनाब बारी आ चुकी है पीडीएम वालों की। ये इशारा किसको दिया गया, ये पीडीएम वालों को दिया गया और ये ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए नहीं है। और अब जनाब आपने समझना है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नैब तरमीमी बिल के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला करने चाह रहे हैं। वो इस तरमीमी बिल को भी उड़ाने चाह रहे हैं। जो प्रोसीजर बिल था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उसको भी पहले उड़ाया और अब नैब तरमीमी बिल के ऊपर जो है फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट जब इसको उड़ाएगी तो शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इन सब के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो फाइलें हैं, तकरीबन 16 फाइलें चीफ जस्टिस के पास मौजूद हैं, वो खुल जाएंगी और करप्शन के ऊपर दोबारा केसेस बहाल हो जाएंगे जो इन्होंने तरमीम करवा कर नैब के बिल में जनाब इन्होंने माफ करवाए थे। तो अब जनाब इनके खिलाफ जो है बड़ा जो है वो क्रैकडाउन होगा और आपको मैंने पहले बताया था कि जब जो है वो निगरान हुकूमत आएगी तो हालात तब्दील हो जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, कोई इनको रिपोर्ट करने वाला नहीं होगा, तो फिर इनके लिए नई मुश्किलात में इजाफा होगा। और फिर नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से ऐलान किया कि वो 15 अक्टूबर को आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जीरो रिस्क हो चुका है, वो पाकिस्तान आ जाएंगे, तारीख का ऐलान भी होगा। लेकिन जनाब जो टॉप रेटेड जर्नलिस्ट हैं जो जीएचक्यू के बड़े करीब समझे जाते हैं, जिसमें जनाब अंतार अवध साहब जो हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि जनाब अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसी वजह से नून लीग ने यह तय कर लिया है कि अब जारहाना पॉलिसी होगी, अब इस्टेब्लिशमेंट को परवार किया जाएगा और साबिक फौजी अफसरान जो हैं उनको निशाना रखा जाएगा, लेकिन असल निशाना वो नहीं होंगे बल्कि वो बहाना होंगे। असल निशाना पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट होगी। ये चीज़ें जो हैं बड़ी कंसर्न आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि जनाब इस वक्त बैकडोर के ऊपर क्या चल रहा है और इस्टेब्लिशमेंट किसी भी जमात पर अंधा इत्मीनान करने को इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रही। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, रहाई का अमल शुरू हुआ है और सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। ये मामला क्या है, क्या सारा चीज़ें हो सकती हैं। देखिए जनाब कल ये समात हुई इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो कुछ वकला के साथ हुआ वो भी आपने देख लिया और फिर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, बताया गया कि जनाब उनकी तबीयत खराब, यानी कि कभी चीफ जस्टिस की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी जनाब इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज साहब की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि इस पूरे मामले को लंबा करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। और जो केस जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के अंदर होगा तो आप इंसाफ की तवक्को इस शख्स से ना करें, ये शख्स इंसाफ की तकाज़ों का पूरा नहीं उतरता। और फिर जनाब अब आपको मैं एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको 9 केसेस के अंदर उनकी ज़मानतें खारिज कर दी गई और वजह बताई गई कि अदम पेशी की वजह से इमरान खान साहब को 9 केसेस में उनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं ताकि इमरान खान साहब इस केस से बाहर निकले, उनको किसी और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। ये इसकी बुनियादी वजह थी। तो इमरान खान साहब ने 9 ज़मानतें खारिज करने के फैसले अदालत में चैलेंज कर दिए हैं। इमरान खान साहब ने खुद ये 9 ज़मानतें उनकी खारिज हुई हैं तो फैसला अदालत में चैलेंज हो चुका है और इमरान खान साहब की जानिब से 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जाल साजिश समेत दीगर मुकदमात में ज़मानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। और इमरान खान के वकील सलमान सफदर की वसासत 9 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं जिसमें रियासत और मुद्दई मुकदमे को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने मेरिट देखते बगैर ही ज़मानतें अदम पैरवी पर खारिज कर दी हैं। ऐसा नहीं कि दरख्वास्त गुजार जानबूझ कर अदालतों में पेश नहीं हो रहा। तोशाखाना केस में सदा के बाद इमरान खान जेल के अंदर कैद हैं और दरख्वास्त में सदा की गई है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले का रद्द करार दिया जाए। ट्रायल कोर्ट को दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करने की हिदायत दी जाए और 9 मुकदमात में पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। इमरान खान की सेशन कोर्ट से 6
تھے اور انسداد دہشت گردی کی درد سے 3 ضمانتیں خارج ہوئی تھیں. تو جناب اب عمران خان صاحب نے یہ کیسز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر دی ہے اور انہوں نے جناب اپنے وکیل کے ذریعے سلمان صفدر صاحب جو ہیں ان کی وساطت ان کے ذریعے جو ہے وہ کیس کو فائل کیا ہے. تو سنوار کر اس بڑا امپورٹنٹ ہے اور اگر الیکشن کمیشن کے وکیل پیش نہ ہوئے تو عمران خان صاحب کی اس دن ضمانت ہو جائے گی, ان کی رہائی مکمل ہو جائے گی اور ان کی سزا کو معطل کر دیا جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بڑا واضح کہا کہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں غلطیاں موجود ہیں. تو اٹ مینس کہ جناب پھر آپ نے دیکھا کہ رات کے جو جناب ہمایوں دلاور صاحب ہیں, جج ہیں, جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا, ان کو OST بنا دیا گیا, ان کی تنزلی کر دی گئی اور ان کو سیشن جج سے ہٹا دیا گیا ہے. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ کریں گے. یہ چیزیں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو سائن ملنا شروع ہوئے ہیں کہ جناب بیک ڈورز کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کو بھی ہٹایا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ سموار کے روز فیصلہ سنا دیں گے. تو یہ چیزیں اس وقت جناب بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر دوسری جانب جناب آرمی چیف جو ہیں ان کا براہ راست رابطہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور معاملات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس وقت آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں جناب کامران یوسف صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جب آرمی چیف صاحب نے عہدہ سنبھالا یعنی کہ ایک پرسیپشن بنایا گیا تھا. پرسیپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب جنرل آصف منیر کے مخالف ہیں, یہ ان کے اینٹی ہیں, وہ ان کو آرمی چیف بننے سے روکنا چاہتے ہیں اور سب نے میڈیا پہ پرسیپشن بنانا شروع کیا کہ عمران خان صاحب اس وجہ سے دھرنا لے کر آئے ہیں کہ وہ آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں ان کے خلاف لے کر آئے تھے, ان کو آرمی چیف نہیں بننا دینا چاہتے تھے اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو کامران یوسف صاحب نے کہا کہ جب آرمی چیف نے عہدہ سنبھالا تو جنرل آصف منیر نے صدر پاکستان سے رابطہ کیا, یعنی خود رابطہ کیا تھا اور اس رابطے میں جنرل آصف منیر نے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا. کس کے ذریعے پہنچایا؟ صدر پاکستان کے ذریعے. اور پیغام یہ تھا جنرل آصف منیر صاحب کا کہ آپ میری اس قدر مخالفت کیوں کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا جنرل آصف منیر کی طرف سے اور عمران خان نے جنرل آصف منیر کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس انکار کرنے کے بعد معاملات مزید خراب ہوئے تھے. اب انہوں نے کامران یوسف صاحب نے یہاں پر جو بہت بڑا دعویٰ کیا کہ عمران خان اور جنرل آصف منیر کے تعلقات جو ہیں ان میں بحالی ناممکنات میں سے ایک چیز ہے, یعنی کہ ناممکن چیز ہے, امپاسبل ہے اور ان دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن سارا عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, دونوں میں خواہشات ہیں اور دونوں معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. صداقت عباسی صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. لیکن کامران یوسف صاحب جو ہیں وہ یہاں پر کچھ اور بڑی خبر دے رہے ہیں. تو جناب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ معاملہ کس جانب جائے گا اور خواہشات جو ضرور ہیں لیکن جناب یہ چیزیں جو ہیں بڑی گڑبڑ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ عمران خان اور جنرل آصف منیر کے درمیان ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے. تو یہ اب تک کی ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اب تک لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.